बिहार में चुनाव आ रहे हैं, पर उससे पहले आ गए हैं सर। The Election Commission of India has announced Phase 2 of Voter Roll Revisions or SIR, which stands for Special Intensive Revision. This phase will be held across 12 states and union territories from October 28th. ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे इलेक्शन कमिश्नर ने शुद्धिकरण कहा। इंटरेस्टिंग वर्ड। और अब सर ने ससुर बन के इंक्वायरी शुरू कर दी है, जैसे हम डेमोक्रेसी का दामाद ढूंढ रहे हो। पर उन्हें डेमोक्रेसी से कोई क्रेजी लगाव लग नहीं रहा। ऊट पटांग सवाल पूछ के जैसे तैसे सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनका ना कोई नाम है ना पता। ऐसे घर भी ढूंढते हैं जहां एक घर में 100 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? और आरोप ये भी है कि इसमें भी धर्म और जाति देखी जा रही है। पर वैसे भी बिना ये सब देखे इस देश में शादियां कैसे हो पाएंगी? अब ये सर के ससुर किसे अपना दामाद बनाएंगे और किसे ससुर का नाती बताएंगे, ये तो बड़े सर ही जाने। नहीं साहब नहीं, सर मतलब इलेक्शन कमिश्नर। वैसे सर और साहब का भी पुराना रिश्ता है। आज उसी रिश्ते की पड़ताल करेंगे। वीडियो के एंड तक वोट चोरी और सर की कहानी भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित में जारी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तानाशाह को ही जिताएंगे, हम वीडियो नहीं दिखाएंगे। पर क्या वीडियो बाबू की ये पोस्ट इतनी आज्ञाकारी और संस्कारी रही है? आज यकीन करना मुश्किल है, मगर एक वक्त था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे महान नेताओं के लिए बिल्कुल बदतमीज होते थे। ऐसी एक गंदी मछली थी TN शेषन, जिन्होंने मंत्रियों के मनमानी के पानी को अपने असूल और आदर्श से गंदा कर दिया। ऐसा ढीठ आदमी जिसने उस प्राइम मिनिस्टर को भी डिसअपॉइंट कर दिया जिसने उसे अपॉइंट किया था। राइट हो या लेफ्ट, शेषन किसी भी नेता के इशारे पे लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं करते थे। लालू प्रसाद यादव से लेके लाल सलाम वाले ज्योति बासु सब इनसे परेशान थे। TN शेषन एक ऐसा नाम जो सुनते ही नेता के हाथ से चाय का कप गिर जाता था। आज तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी हर रोज ही टेस्ट हो रही है, पर शेषन के टाइम पर इलेक्शन का मतलब होता था दम, डर और डिसिप्लिन। जब चंद्रशेखर ने उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने का ऑफर दिया, तब शेषन ने साफ कह दिया कि आई एम अ डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद। आजकल तो लोग पोजीशन के लिए किसी भी पोजीशन में आ जाए, पर शेषन को ये शिष्टाचार नहीं था। फिर उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का ऑफर मिला, और कमिश्नर बनते ही उन्होंने हमारे मासूम नेताओं को बुली करना शुरू कर दिया। Everybody used to address me as Chief Election Commissioner, Government of India. Does it make a lot of difference that I am not the Chief Election Commissioner of the Government of India, but I am the Chief Election Commissioner of India? It's a very minor change in emphasis, but it's a major difference. बताइए कितने एहसान फरामोश थे। जिसने कमिश्नर बनाया हो उनकी कन्वीनियंस का ध्यान रखने की बेसिक कर्टेसी भी नहीं थी। आई एम श्योर ज्ञानेश कुमार जी के पास काफी ज्ञान होगा सेशन के लिए। ढीठ सेशन ने एक प्रेस मीटिंग में ये तक कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल किसी फुटबॉल के रेफरी की तरह होता है। अलग अलग तरीके से प्लेयर्स को कॉशन दिया जाएगा। छोटी गलती पर येलो कार्ड, उससे बड़ी पर एक और येलो, और उससे बड़ी पर सीधा रेड कार्ड, और अल्टीमेटली एक लॉन्ग फाइनल विसल और खेल खत्म। बताइए, इन्होंने तो अपना ही खेला हुबे कर रखा था। जिन नेताओं ने डेमोक्रेसी का ही फुटबॉल बना दिया है, ये उनकी ही सीटी बजा रहे थे। ज्ञानेश जी, यू मस्ट टॉक टू हिम व्हेन you get there। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। जिंदा लोगों को डिलीट करने वाला कमीशन आई एम श्योर मुर्दा लोगों को रीच तो कर ही सकता है। सेशन को किसी को तो बताना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन का काम वंतारा के टूथलेस टाइगर की तरह होता है, किसी स्ट्रिक्ट रेफरी की तरह नहीं। आजकल के हमारे रेफरीज को देखिए, जरूरत पड़ने पर ओन गोल भी कर देंगे, और जो नहीं करते उनको ही रेड कार्ड दे दिया जाता है, या टावल फेंक कर वो खुद ही बेंच पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही 2 इलेक्शन कमिश्नर पिछले 5 सालों में रिजाइन कर चुके हैं, वो भी अपना टेन्योर खत्म होने से पहले। ये दोनों ही CEC बनने के लाइन में थे, पर उससे पहले ही उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। पहले अशोक लवासा ECI के वो मेंबर थे जिन्होंने PM मोदी और अमित शाह को इलेक्टोरल प्रोसेस वायलेशन में क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया। अब ये मौसेरे भाइयों को क्लीन चिट ना देने का मतलब पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है?
बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में हेट स्पीच दी। लवासा ने कहा कि उनको कैंपेन करने से रोका जाए और एक एफआईआर दर्ज की जाए। फाइनली उनको सेंसर करने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मल वार्निंग दे दी, यानी एक फॉर्मल लेटर में कड़ी शब्दों में निंदा की। ये कड़े शब्द कितने कड़े होते हैं? क्या उन हेट स्पीचेस के आगे कहीं खड़े होते हैं? ये भी एक पुरानी नमो टेक्निक है। याद करिए जब प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी पर बदजुबानी की थी। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। तो पीएम ने क्या कहा था? मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूँ और मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। उम्र कैद छोटी सजा है, फांसी उससे बड़ी, पर दिल से माफ ना करना सजा प्रो मैक्स। Please, come on. This is great stuff. It's not great stuff. That's like 1972. Hello. अब जिन्हें उन्होंने दिल से माफ नहीं किया और उनके सारे पाप साफ कर दिए, उनकी बात करते हैं। प्रज्ञा ठाकुर अब लोगों से अपने बेटियों की टांग तोड़ने की अपील करती है। अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसकी टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। अगर इन्हें कोई दिल से माफ ना करे तो ये सीधा सीधा ऑनर किलिंग की भी बातें करेगी। गोभी है तो पंपकिन है। एक नफरती विचारधारा किसी एक से नफरत करके रुक नहीं जाती। पहले एक धर्म, फिर बाकी धर्म, फिर जाति, फिर बाकी जातियां, फिर औरतों पे फिक्स होती है। तो अगर आपको इन फर्क करने वालों से फर्क नहीं पड़ता तो याद रखिए, अंतर के अगणित आधार। आज है वो, कल तू उस पार। फर्क नहीं करता, जो कमजोर वो लाचार। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। प्रज्ञा ठाकुर ने भी काफी कम्युनल स्पीचेस दी। अगर आप प्रज्ञा ठाकुर की कोई भी स्पीच सुने तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो कम्युनल ही होगी। उनकी मैं कोई नॉन कम्युनल स्पीच ढूंढ नहीं पा रहा, आपको मिले तो जरूर भेजना। खैर, इलेक्शन कमीशन पर वापस आते हैं। इन स्टेटमेंट्स पर अशोक लवासा ने 72 आवर्स का बैन रेकमेंड किया। बैन लगा भी, पर उसके बाद जब लवासा ने एक डेली कंप्लेंट्स मैकेनिज्म बनाने को कहा तो बाकी कमिश्नर्स ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लवासा ने कुछ और स्पीचेस पर भी डिसेंट नोट दिया। इनमें शामिल थी मोदी की लातूर स्पीच, जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपना वोट पुलवामा मार्टर्स को डेडिकेट करने की अपील की। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। गुजरात के पतंग में दी गई अभिनंदन वाली स्पीच, पीएम की ही वर्धा स्पीच, जहां राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के डिसीजन पर कम्युनल बातें की गई। इन सब पर अशोक लवासा ने डिसेंट नोट दिया, पर मेजोरिटी ने क्लीन चिट दे दी। लवासा का कहना था कि ये स्पीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का वायलेशन करती है। उल्टा इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये एक अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी और लवासा को इंटरनल बातें पब्लिक नहीं करनी चाहिए। मतलब एक और गंदी मछली। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जब अशोक लवासा ये डिसेंट नोट दे रहे थे तो काफी हम इंटरनेट पे मजाक उड़ा रहे थे कि ये डिसेंट नोट से क्या होगा, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, वगैरह वगैरह। अगर आप अशोक लवासा की तुलना ज्ञानेश्वर कुमार से करें तो अशोक लवासा है आयरन मैन और ज्ञानेश कुमार है शक्तिमान। एक्चुअली शक्तिमान नहीं, भक्तिमान। मतलब एक और गंदी मछली। लवासा का डिसेंट रिकॉर्ड करने की डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई, उल्टा डिसेंट दबाने के लिए वही पुराना फॉर्मूला खुला छोड़ दिया गया। नई सरकार बनते ही लवासा परिवार के 5 मेंबर्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आईटी डिपार्टमेंट ने सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक लवासा की पत्नी नोवेल से मल्टीपल राउंड के सवाल जवाब किए। कुछ सवाल थे, कुछ धमकियां थी और कुछ धमकी भरे सवाल थे। बेटे अबीर की 6 घंटे से ज्यादा क्वेश्चनिंग की गई और उनकी बहन शकुंतला पर भी टैक्स स्क्रूटिनी हुई। अगस्त 2020 में लवासा ने रिजाइन कर दिया। सरकार और सिस्टम का पुराना रिश्ता है, ढंग का काम जो करना चाहे वो बीच में पिसता है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। अशोक लवासा के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं जो फैमिली और माँ और बच्चों और बहनों को भी नहीं छोड़ते, ये माफिया से भी घटिया है। क्योंकि माफिया में भी एक रूल होता है कि बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाता है। जैसे पाब्लो एस्कोबार की बीवी बच्चे अब भी जिंदा है। रिजाइन करने वाले दूसरे कमिश्नर थे अरुण गोयल। गोयल ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही रिजाइन कर दिया। इसके बाद 3 में से 2 कमिश्नर
पोस्ट खाली हो गई। ये सब हुआ लोकसभा 2024 इलेक्शन के बेहद नजदीक। पर इलेक्शन कमीशन के इनसाइडर सोर्सेज ये कहते हैं पहले ही काफी मतभेद थे सीईसी राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन के बीच। ये डिफरेंसेस उनके वेस्ट बंगाल के विजिट के दौरान सामने आए। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अरुण गोयल को क्रोएशिया का एम्बेसडर बना दिया। साम दाम दंड भेद, कड़े शब्द भारी खेद, यही है चाणक्य नीति। पिछले 10 सालों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर कई हमले हुए। पहले भी ऑपोजिशन सवाल उठाता था, पर अब जो हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। खासकर इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने की कहानी। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। किसी भी वायलेशन पर कोई एक्शन नहीं होता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी मॉडल कैंपेन के कंडक्ट में नहीं दिखता। और इलेक्शन का कोड यही बचा है कि मुसलमानों पे आप जितनी चाहे हेट स्पीच कर सकते हैं, बस कोड्स में बातें करो और जब मन हो खुलेआम। हेट स्पीच सबसे विजिबल वायलेशन है जिस पर आंखें बंद करी हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पीएम मोदी के 173 स्पीचेस एनालाइज किए। मार्च 16, 2024 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इनमें से कम 110 स्पीचेस में इस्लामोफोबिक रिमार्क्स थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि किसी भी कास्ट और कम्युनिटी को लेकर वोट मांगना मना है, तो जाहिर है किसी के खिलाफ मांगना भी मना है। पर मानता कौन है? 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने मुस्लिम्स को घुसपैठिया कहा। हजारों लोगों ने ईसी को लिखा कि पीएम पर एक्शन लो। ईसीआई ने बस एक लेटर लिखा, वो भी बीजेपी प्रेसिडेंट के नाम पर। बिना पीएम का नाम लेते हुए ये कहा, आपके स्टार कैंपेनर्स कम्युनल बातें ना करें प्लीज, और थैंक यू भी जोड़ देते हैं। आपके स्टार कैंपेनर्स कम्युनल बात ना करें प्लीज, हो सके तो। नहीं हुआ तो ठीक है, समझ लेंगे, देख लेंगे, ओके थैंक यू, सॉरी लिखने के लिए। He who must not be named पर हुई कंप्लेंट्स को चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की तरह बंद कर दिया गया। मोदी जी इज टू ECI what डोनाल्ड ट्रंप इज टू मोदी जी। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हेट स्पीचेस अराउंड 75% बढ़े और पॉलिटिकल लीडर्स खासकर बीजेपी के लीडर्स टॉप ऑफेंडर्स थे। बीजेपी ने खुद 340 हेट स्पीच इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, 580% का जंप 2023 के मुकाबले। 2023 में संघ से जुड़े संस्थानों ने करीब 280 इवेंट कराए थे और ECI नोटिस भेजकर चुप हो गया। जब हर मैटर सिर्फ एक लेटर से ही सुलझाया जा सकता है तो प्रॉब्लम क्या है? कबूतर जा जा जा, नए नफरत का नया नोटिस पापा को दिया। पीएम मोदी ने कैंपेन स्पीचेस में ज्यादा बच्चे करने वाले और घुसपैठिया टाइप के वर्ड्स यूज किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ही स्पीच में मुस्लिम्स, घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे करने वाले एक ही कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पर इंटरचेंजेबली यूज किए। कभी उन्होंने उन्हें ज्यादा बच्चे करने वाला बताया, कभी मुसलमान बताया और कभी घुसपैठिया बताया। कपड़ों से तो ये पहचानते ही है और शमशान घाट और कब्रिस्तान से इनका पुराना रिश्ता है। अमित शाह का 2014 का इनफेमस बदला स्पीच, ये अपमान के बदले का चुनाव है, बटन दबा के बदला लो। आदित्यनाथ ने मायावती को टारगेट करते हुए ग्रीन वायरस जैसी घटिया बातें की। 72 घंटे का बैन लगा, फिर वही स्टेटमेंट्स। आदित्यनाथ का एज अ स्टार कैंपेनर काम बस यही है, किसी भी इलेक्शन को पोलराइज करना। कभी नाम बदलने की बात, कभी एक हिंदू लड़की के बदले 100 मुस्लिम लड़की के धर्म बदलने की बात। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। कभी ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ ही नहीं रह सकते। जिंदा लोगों को छोड़िए, आदित्यनाथ ने तो शमशान और कब्रिस्तान का भी कंपटीशन करा दिया और इस वादे पर वो खरे भी उतरे। याद करिए जब कोविड के वक्त गंगा किनारे हजारों लाशें लावारिस पड़ी थी, तब इन लाशों की तस्वीरों को कंगना रनावत ने नाइजीरिया का बताया था। एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में ऐसे नफरती मानसिकता वाले लोग पार्षद भी नहीं होने चाहिए, पर ये सीएम है और भक्तगण इन्हें अगला पीएम भी मानते हैं। एक टाइम था जब बाला साहब ठाकरे को 1995 में भड़काऊ भाषण देने के लिए 6 साल तक डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब तो रोज एक नया नाम बदला जाता है और एक नया जिहाद ढूंढा जाता है। पर क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी वीडियो साझा कर सकता है क्या? पर यह भाषण तक सीमित नहीं है। संभल में मुसलमानों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो सेंटर में घुसे और आईडी कार्ड्स और वोटिंग स्लिप्स छीन लिए। असॉल्ट के भी आरोप पुलिस पर लगे। वोट डालने के जा रहा था, बहुत गाड़ी में बिठा लिया, मारा पीटा, बहुत धमकी दी, बोले तुझे मारेंगे, जान से मार देंगे। किसने बोला ये सब? पुलिस वालों ने। अच्छा, तो आपको गाड़ी में बैठाया उन्होंने? गाड़ी में 10-15 पुलिस वाले, सारे स्टाफ ने जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। वोट दे पाए आप? सर नहीं, हाथ देख लो, मेरा वोट नहीं पड़ा, आधार कार्ड फाड़ दो।
आपका आधार कार्ड फाड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक दलित फैमिली पर अटैक हुआ क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 26 अप्रैल को पिछले लोकसभा के चुनाव के सेकंड फेज में मथुरा में मुस्लिम वोटर्स ने ये पाया कि उनके नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट हो गए। हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई। गुजरात में 700 से ज्यादा फिशरमैन जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, उनका घर डिमोलिश हुआ था, उनके नाम भी किसी वोटर लिस्ट में नहीं मिले। अब आते हैं सबसे हालिया मुद्दे पे, SIR यानी सर पर, जिसका कोई सर पैर नहीं। ये मुद्दा बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में गर्म है। इस प्रक्रिया में मास ओमिशंस किए गए। लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल से भी 47 लाख नाम हटा दिए गए। 1 अगस्त को ये नंबर 65 लाख से शुरू हुआ था, मगर 30 सितंबर तक ये आंकड़ा 47 लाख पे आया। 65 लाख का नंबर देते हुए इलेक्शन कमीशन ने डिजीज, मिसिंग या डुप्लीकेट वोटर्स का कारण दिया। अब तो कोई साफ कारण भी नहीं दिया जा रहा। 21 लाख वोटर्स क्यों ऐड हुए, 3 लाख से ज्यादा क्यों डिलीट हुए, कुछ पता नहीं। अब ये किसी की लापरवाही है या किसी की तानाशाही, शायद ये राज भी इसी के साथ। पर तारीख तय हो चुकी है। चुनाव होने जा रहा है 6 और 11 नवंबर को, जबकि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई है 4 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने डिलीशन के रीजंस पूछे हैं, पर EC ने सीन पर छोड़ दिया और रिप्लाई ही नहीं किया। पहले तो ECI ने आधार को भी वोटर होने का आधार मानने से इनकार कर दिया, पर बार बार योगेंद्र यादव और अन्य एक्टिविस्ट के चैलेंज करने पर और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस प्रोसेस को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया गया। तो अगर हर स्टेप आप तब लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट आपको हाथ पकड़ के रास्ता पार कराए, तो सवाल उठता है कि आप सच में नहीं देख सकते या देख ना पाने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इससे प्रोसेस भी डिले होता है। कोर्ट के पास भी कम टाइम बचता है आपकी गड़बड़ियां देखने का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घोटाले में भी यही हुआ। जब तक SC ने उसे इलीगल बताया, तब तक सारा चंदा सफेद होकर चुनाव में चमक रहा था। बिहार के इलेक्शन से बस 4 महीने पहले ये सो कॉल्ड शुद्धिकरण क्यों कराया जा रहा है? इस लिस्ट के बाद भी योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी, जिसमें फाइनल लिस्ट में भी 63 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं। हर 1000 पुरुष के सामने 900 से भी कम औरतें हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा वोटर्स के EPIC नंबर, नाम या पते में वोटर्स के नाम ऐसे दिए गए हैं जैसे इलॉन मस्क अपने बच्चों का नाम रखता है। 2000 से ज्यादा पतों पे 100 से ज्यादा लोग पाए गए। ये सब योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। इससे पहले कर्नाटका की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का क्लेम था राहुल गांधी का। अब गोदी यूट्यूबर्स और नेशनल क्रिएटर्स ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। बताया कि CSDS के संजय कुमार ने महाराष्ट्र के अपने नंबर्स वाले ट्वीट पर माफी मांगी है। अब बस महादेवपुरा को महाराष्ट्र के डेटा से कंफ्यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था। नहीं अदिति शीतल है, मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। संजय कुमार का क्लेम एक अलग स्टेट का था और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का था। महादेवपुरा का नाम बदलकर महाराष्ट्र करने की जल्दी में ये भी भूल गए कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एक पूरा स्टेट। जब राहुल गांधी ने खुलासा किया, तब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और वेब ऐप लॉगिन से डिलीशन रिक्वेस्ट फाइल होने के एलिगेशंस आए। कुछ केसेस में एक आदमी ने 12 डिलीशंस 14 मिनट में फाइल किए, या फिर 12 डिलीशंस बिना उनके नॉलेज के फाइल हो गए। सर्चेबल डेटा के बजाय इलेक्शन कमीशन ने अब स्कैन फोटोज डालना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को फिर से आके कहना पड़ रहा है कि इजीली सर्चेबल डेटा डालिए, पर नंबर छुपाने का तो EC से पुराना रिश्ता है। 2019 और 2024 के चुनाव के बाद ECI पे नंबर्स रिवील ना करने के बहुत गंभीर आरोप लगे। 2019 में 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनमें वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में मिसमैच था। जब द क्विंट ने ये रिपोर्ट किया तो ECI ने डेटा ही डिलीट कर दिया। 2024 में फर्स्ट फेज का डेटा 11 दिन बाद आया और सेकंड फेज का डेटा 4 दिन बाद। फाइनल वोटर टर्नआउट में 5% से ज्यादा का रिविजन हुआ। इससे भारी सस्पिशंस रेज होते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में तो क्लाइमैक्स ही अलग था। 20 नवंबर को शाम 6:15 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर टर्नआउट 58% है और फिर रात के 12 बजते बजते बोला कि टोटल टर्नआउट 65% हो गया। तो अगर डेटा को देखें तो 7% वोट बढ़ना मतलब शाम को 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक
65 लाख वोट्स काउंट हुए। Oh my God! और 95 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट्स पोल्ड और ईवीएम काउंट में मिसमैच था। फॉर्म 17C जिसमें पोलिंग स्टेशन के वोट नंबर्स लिखे जाते हैं, महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये पब्लिक से छुपा लिया। ट्रांसपेरेंसी इतनी कम हो गई है कि डेटा भी सीक्रेसी क्लॉज में चला गया है। फॉर्म 17 को फॉर्म 20 से टैली करना चाहिए। फॉर्म 20 में काउंटेड वोट्स बताए जाते हैं। जब ECI ने फॉर्म 17 को पब्लिक करना ही रोक दिया है, तो आप टैली करें कैसे? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ECI ये नहीं बताना चाहती कि EVM कंपोनेंट्स कौन मैन्युफैक्चर करता है। EVM को इन्वेस्टिगेट करना एक कैन ऑफ वर्म्स खोल देता है। टैम्परिंग, स्ट्रॉन्ग रूम स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज, EVMs लॉस्ट या रिप्लेस्ड, फॉल्टी EVMs जिसमें 2 वोट रिकॉर्ड हो गए, एटसेट्रा। वीवीपैट रिसीट्स को EVM के साथ टैली करने से भी मना कर दिया जा रहा है। रिजल्ट डिक्लेरेशन और काउंटिंग मैनिपुलेट करने के केसेस भी आए। क्लोज कॉन्टेस्ट में पोस्टल वोट्स मैनिपुलेट करके रिजल्ट्स फ्लिप किए जाने के आरोप है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन जैसी कहानियां हैं। बीजेपी मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौदासमा ढोलका MLA सीट पर कांग्रेस नेता अश्विन राठौर से महज 327 वोट के मार्जिन से जीत गए, और ऐसा तब हुआ जब 429 पोस्टल वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुए। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, रिटर्निंग ऑफिसर धवल जानी चौदासमा के अंडर काम कर चुके थे जब वो रेवेन्यू में थे। ECI ने पोस्टल बैलेट्स पे ये प्रोसीजर बनाया था कि पोस्टल बैलेट्स पहले गिनने चाहिए और EVM उसके बाद, पर अगर काउंटिंग एजेंट्स ये इंसिस्ट नहीं करते तो ये फॉलो नहीं होता। रिटर्निंग ऑफिसर जब फॉर्म 22 इशू कर देता है तो इलेक्शन चैलेंज सिर्फ कोर्ट में होता है, जिसमें सालों लग जाते हैं। परगला प्रभाकर ने महाराष्ट्र इलेक्शन पे वोटर टर्नआउट जंप पर सवाल उठाए। इसके अलावा इलेक्शन के ठीक पहले CM का अरेस्ट हो जाना, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल प्रमुख उदाहरण हैं। इलेक्शन सिंबल्स रिबेल फैक्शंस को दे दिए गए, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में और शरद पवार की NCP में। दोनों जगह डिसेंटर्स एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को सिंबल दिया गया। सूरत में राइवल कैंडिडेट्स विड्रॉ कर गए, जैसे बीजेपी अनअपोज जीत गई। इंदौर, गांधीनगर, वाराणसी में भी ऐसी ही रिपोर्ट आई। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग बैन कर देती है और राहुल गांधी को अग्निवीर स्कीम के रेफरेंस पर ही नोटिस भेज दिया जाता है। ये सब फैक्ट्स, इंसिडेंट्स और एलिगेशंस एक ही तरफ पॉइंट करते हैं। इलेक्शंस में अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इम्पार्शियलिटी ना हो तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहता। जब इंस्टीट्यूशंस बायस या कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी का कोर आइडिया खतरे में आ जाता है। सेशन जैसे ऑफिसर्स की लेगेसी बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ECI कितना मैटर करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वैसी इंटेग्रिटी और बैकबोन लाना मुमकिन है? इनके चले जाने के बाद भी आने वाली सरकारें तो ये कर ही सकती है। फिर हमारे इलेक्शंस बस रिचुअलिस्टिक रह जाएंगे और डेमोक्रेसी बस प्रोसीजरल। अब बात करते हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस की। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोनॉमी का प्रूफ यही होता है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स एक कमेटी तय करेगी और इस कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस KN जोसेफ ने लिखा था, जो व्यक्ति अपने अपॉइंट करने वाले के प्रति इंडेटेड महसूस करता है वो देश के प्रति अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता। कोर्ट ने सीधा कह दिया कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल ने इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। पार्लियामेंट ने अगर लॉ पास नहीं किया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं है और ये सब मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बेसिक प्रिंसिपल को ही तोड़ते हैं। 2023 में गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया और इस कैबिनेट मिनिस्टर को भी PM ही अपॉइंट करेंगे। तो कमेटी में अभी 2:1 का रेशियो है एग्जीक्यूटिव के पास। प्राइम मिनिस्टर और उनके यूनियन मिनिस्टर एक साइड और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अकेला दूसरी साइड। अब बताओ इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग कहाँ से आएगी? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गली क्रिकेट में अंपायर ही बैटिंग टीम का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडिपेंडेंस, सरकार ने बना दिया ओबीडियंस।
अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैंडल पे। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है और इससे चंदा दो धंधा लो टाइप अरेंजमेंट बनता है। और फिगर्स देख के तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी। 2017 से 2023 के बीच 33 कंपनीज जिनका प्रॉफिट नेगेटिव या जीरो के आसपास था, उन्होंने करीब 580 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 75% सीधा बीजेपी को गया। इनमें से 16 कंपनीज ने टैक्स भी जीरो या नेगेटिव दिया था। 25 मार्च 2019 में इलेक्शन कमीशन ने खुद एफिडेविट फाइल करके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अपोज किया था। पर हुआ क्या, कमीशन की बात किसी ने सुनी ही नहीं और अब जो देश का रेफरी है वो म्यूट स्पेक्टेटर बन गया है। अब बात ये है, माधेपुरा और आलन जैसे एरियाज में मास डिलीशंस हो रहे हैं। नाम नंबर पता जिब्रिश में लिखा जा रहा है। फोटोज के नाम पर कभी थानोस आ जाता है, कभी गांधी जी। ईसीआई ने खुद एडमिट किया कि कहीं एरर्स हुए हैं, पर उसके करेक्शंस का कोई अता पता नहीं। वीडेम इंस्टीट्यूट के 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी के कैटेगरी में है। 179 कंट्रीज में 104 रैंक इन लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, 110 इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। फ्रीडम हाउस ने भी 2021 में इंडिया को फ्री से पार्शियली फ्री कर दिया था और तब से वही स्टेटस बना हुआ है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो इलेक्शंस के वक्त न्यूट्रल सिक्योरिटी देने के लिए होती है, अब उन पर भी रूलिंग पार्टी के लिए पार्शियल होने का एलिगेशन लग रहा है। डेमोक्रेसी का आइडिया ये था कि इलेक्शन डे पर सब इक्वल है। अब लगता है कुछ लोग ज्यादा इक्वल है। 2 तेरा 2 मेरा। दिसंबर 2024 में रूल 93(2) ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, ये जो 1961 की पॉलिसी थी, इसे अमेंड कर दिया गया। पहले पब्लिक एक्सेस होता था सब इलेक्शन पेपर्स का, अब बोला गया कि सिर्फ उन पेपर्स का जिनका लिस्ट में नाम हो। मतलब सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब आउट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी भी बंद। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को ईसीआई से कहा कि फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज पिटिशनर महमूद पराचा को दे दो। बस उसके 8 दिन बाद दिसंबर 17 को ईसीआई ने लॉ मिनिस्ट्री को ही लिख दिया कि ये रूल बदल डालो। फिर देखिए लाइटनिंग फास्ट स्पीड में कैसे काम हुआ। दिसंबर 19 लॉ मिनिस्ट्री को लेटर मिला। दिसंबर 20 मीटिंग हुई और ड्राफ्ट बदल दिया गया। दिसंबर 20 उसी सेम दिन पे अप्रूव भी हो गया और 20 दिसंबर की उसी रात 10:30 बजे अमेंडमेंट नोटिफाई हो गया। पूरा प्रोसेस 2 दिन के अंदर। मतलब सरकार एक्सप्रेस फुल स्पीड में और जिसके नीचे कुचला जा रहा है हमारा लोकतंत्र। वो डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा होता है कि किस पोलिंग बूथ पे कितने वोट्स पड़े, किस समय पे वोटिंग स्लो हुई या वोटिंग बंद हुई, सब इनएक्सेसिबल है। सबसे बड़ी बात, 2025 नवंबर तक कोई इलेक्शन शेड्यूल्ड ही नहीं था, पर ये इतनी जल्दी में अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस के रिकॉर्ड छुपाने के लिए ये शॉर्टकट था? आखिर में बात वही है, इंस्टीट्यूशंस मजबूत रहते हैं जब तक उनके अंदर बैकबोन रहती है। टीएन सेशन जैसे लोग सिस्टम को खड़ा करते हैं। जब ऐसे लोग नहीं रहते तो जिनको झुकने के लिए कहा जाए वो रेंगने लगते हैं। इलेक्शन कमीशन कभी हमारे देश का कॉन्शियंस था, पर बस अब वो एक कन्वीनियंट साइलेंस बन गया। 10 और राज्यों में एनआरसी की ये बैकडोर एंट्री होने जा रही है। पिछली बार देश इसके खिलाफ एक साथ खड़ा हो गया था, पर अब देखिए कौन कहाँ खड़ा होता है और किसके साथ। ये एपिसोड खत्म करने के लिए मैं अपने दोस्त अमन पांडे की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। क्लास के अच्छे बच्चों से कुछ एक सवाल जरूरी है, ये जो जी हुजूरी है दस्तूरी या मजबूरी है? बचपन से आज्ञाकारी थे या सपने सब सरकारी थे? पिताजी पैसे वाले थे, आगे का कुआं खला नहीं क्योंकि पीछे कोई खाई नहीं। लाश बनकर खड़े रहे जब तक तुम तक मौत आई नहीं। जो ये सोचो वो शय देगा, पानी में कर करो ना बैर। ये सब बातें झूठी है, मकर न करता किसी की खैर। तो कैसे हो रानी आजाद, सब मिलकर करो मकर से बैर, कर लो अपना पानी आजाद। ऐसे और एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनहित में जारी।